द्रव्य भाव और पर्याय भाव। द्रव्य भाव क्या है दर्पण का, कि स्वच्छता रूप अपने स्वभाव को धरता हुआ, स्वच्छता से कभी स्खलित चलित नहीं होता हुआ, ऐसा जो स्वच्छता का भाव है वो वास्तव में वो दर्पण का द्रव्य भाव। और उसका जो एक, अब वो दर्पण जो है उसका अपना एक आकार है, अखंड। अखंड है कि नहीं दर्पण, भले वो 2 फुट बाई 4 फुट का है, वो जितना भी है वह अखंड है एक। और उसका प्रति समय होता हुआ पर्याय भाव है क्या, झलकन 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 झलकन। वो झलकन भी अखंड एक आकार रूप है। जैसे दर्पण एक आकार रूप है, ऐसे ही उसकी झलकन का जो परिणमन है वह भी एक आकार रूप है। ठीक है, अभी दर्पण ही है यहाँ। तो जो दर्पण को दर्पण तरीके जानता है, वह दर्पण के स्वच्छता स्वभाव को धारण करते एक अखंडाकार दर्पण को और उसके झलकन रूप परिणमन के एक अखंडाकार को दर्पण कहता है, दर्पण मानता है, दर्पण जानता है। अब दर्पण में झलकन तो है, अब जो कुछ भी है बाह्य में, जो कुछ भी पदार्थ, पेड़, दरवाज़ा, खिड़की, अलमारी, जो कुछ भी है वो सब यहाँ पर दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं ना। तो अब जो कोई दर्पण को के द्रव्य स्वभाव को तो दर्पण मानता नहीं, और मात्र उसका जो झलकन का परिणाम है उसको ही दर्पण मानता है, तो खरेखर यहाँ जो 252 कलश से लगाएंगे तो दर्पण का जो अखंड एक आकार है वह उसका स्वयं क्षेत्र है, उससे दर्पण की सत्ता है। और दर्पण के उस एक अखंडाकार में किसी प्रकार की भी भेद कल्पना, तो एक अखंडाकार में भेद कल्पना करना ये परक्षेत्र है। यही था ना 252 कलश में। अब क्या हुआ कि यहाँ दर्पण के एक कोने में वृक्ष रूप आकृति का परिणमन है, एक तरफ खिड़की रूप आकृति का परिणमन है, एक तरफ वह चटाई के आकृति रूप परिणमन है। तो ये सब परिणमन में वो जो विविधाकारपना है वो परक्षेत्र है। क्यों कि ये भेद कल्पना है। एक अखंडाकार दर्पण में ये वृक्ष के आकार रूप परिणमन, ये चटाई का झलकन, ये बेंच की झलकन, ये टेबल की झलकन, तो ये भेद हो गए ना। ये भेद होना ही परक्षेत्र है। अब यहाँ भूल क्या हुई अज्ञानी की, अज्ञानी ने दर्पण के स्वच्छता स्वभाव को तो स्वीकार किया नहीं, वो उसका द्रव्य भाव है, वो तो दर्पण का जो पर्याय मात्र है उसी को दर्पण मानता है। तो दर्पण की स्वयं क्षेत्र रूप जो अस्थि है उसे तो उसने स्वीकार किया नहीं, और उसमें पड़ती हुई आकृतियों के जो भेद पड़ रहे हैं उसको, वो पर्याय को ही समूचा दर्पण मानता है। तो उसने स्वयं क्षेत्र से अस्तित्व नहीं मानने के कारण पर क्षेत्र में ही दर्पण की अस्थि मानी है। हाँ, भेद पड़े ना। ये कोने में है, देखो वह पेड़ है हरा हरा सा, ये नीचे पीली सी चटाई है, वो स्टील की बेंच है। ये कहाँ देख रहे हैं कि दर्पण के ही प्रतिबिंबन में, दर्पण का एक अखंड आकार रूप प्रतिबिंबन का परिणाम, उसमें जो ज्ञेयों के निमित्त से पड़ते हुए भेद, उन भेदों को देखना ही तो दर्पण का परक्षेत्र है। नहीं, एक ही विषय को करे तो एक विषय को करते भी भेद पड़ गया ना। भेद क्या पड़ गया कि जो ज्ञानाकार का अपना एक रूपता का आकार है वो एक रूपता न रही ना, तो यही भेद पड़ गया। भले वो
अपन को ऐसे बहुत सारे असंख्यात समय बाद असंख्यात समयों का एक समूह रूप जानना होता है, तब अपन रसगुल्ले का मीठा मुलायमपना सब इकट्ठा जानते हैं, है ना। तो ये तो दृष्टांत में है। अब भाई साहब ने यूँ प्रश्न उठाया कि एक एक समय के परिणमित ज्ञान को देखो, तो एक एक समय में तो वह एक ही विषय को लक्ष्य करता हुआ उपयोग ज्ञान का भाव है, पर वो एक को भी लक्ष्य करता हुआ जो है वह एक रूपता से तो स्खलित हो गया ना। एक रूपता को तो छोड़ बैठा, वो विविध रूपता का भाव है ना, उसमें विविधपना आया। रस के ज्ञान के समय रस की आकृति या गुलाब जामुन की आकृति रूप परिणमा ज्ञान, तो वह ज्ञानाकार का जो एक जानना कार्य है, एक रूपता है, उससे तो भेद पड़ गया ना, ये वाली बात है। हाँ, ज्ञान सामान्य ना रहकर उसका जो भाव विशेष है वो विशेष अपने आप में भेद रूप है। हाँ, नहीं माना ना, यही तो भूल उसकी खड़ी करना है यहाँ पर कि ज्ञान सामान्य को नहीं मानता। ये चर्चा आएगी, अभी गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखेंगे। ये तो अपन इसमें अभी पढ़ करके वो दिशा प्राप्त करते हैं कि जिस दिशा में इसकी जो पांडे जी ने कही है बात, आचार्य भगवान ने कही, गुरुदेव ने खुलासा किया, वो दिशा तो अपन पकड़ लें, अपन दूसरी दिशा पकड़ लें और आगे कुछ फिर तीसरी लाइन में अपन अटक जाएंगे यदि दिशा अपनी सही नहीं होगी तो। अब देखो, उस क्षेत्र को ज्ञान का क्षेत्र मानता है कौन? एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव। उस क्षेत्र से सर्वथा भिन्न है चैतन्य प्रदेश मात्र ज्ञान का क्षेत्र, उसको नहीं मानता। ये स्वक्षेत्र कौन? चैतन्य प्रदेश मात्र। अब इसमें भेद नहीं, भेद पड़ा तो पर क्षेत्र, चैतन्य प्रदेश मात्र, चैतन्य प्रदेश मात्र जो उसका क्षेत्र है ज्ञान का। यानी अब अपन अपनी बोलचाल की भाषा में इसको समझे, ये तो शास्त्र की भाषा है ना, और शास्त्र की भाषा क्यों जरूरी है कि जिससे कोई अपने मन मर्जी का अर्थ ना निकाल ले, लेकिन अपने को समझना है तो अपन अपनी बोलचाल की भाषा से समझते हैं कि एकाकार रूपता वह है ज्ञान का स्वयं क्षेत्र, और उसमें अनेकाकारता क्या हो जाना या अनेकाकारता को देखना और उसको अपना स्वरूप मानना, ये अज्ञान है। क्यों? कि वो अनेकाकारता पर क्षेत्र है और एकाकारता वह स्वयं क्षेत्र है। अब स्वयं क्षेत्र से अस्थि मानता नहीं है तो अनेकाकार में ही अपनी अस्थि मानता है। क्यों मानेगा? कि एकाकार से अस्थि नहीं मानता, तो अर्थ वही खड़ा हो गया ना। स्वयं क्षेत्र से अस्थि नहीं मानने के कारण यह पर क्षेत्र में मानो पूरा गिर गया हो, अर्थ वही खड़ा हो गया आकर के। अब उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि ज्ञान वस्तु पर क्षेत्र को जानता है, परंतु अपना क्षेत्र रूप है, पर का क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र नहीं। अपना क्षेत्र यानी चैतन्य प्रदेश मात्र ज्ञान का क्षेत्र, वह अपना क्षेत्र है। पर का क्षेत्र माने कौन? कि पर नाम गे पदार्थों के निमित्त से उनकी आकृति रूप से परिणमित जो ज्ञान, वह पर का क्षेत्र, वह ज्ञान का क्षेत्र नहीं, वह तो पर क्षेत्र है। ऐसा है इसका अर्थ। राग पे घटा दो तो अभी के अभी भेद ज्ञान खड़ा हो जाए, ये वाली बात है। राग को जानता हुआ ज्ञान, तो वहाँ पर एकाकार पने अपने स्वयं क्षेत्र स्वरूप जाननाकार रूपता का जो एकाकारपना है, चैतन्य प्रदेश मात्र, वह तो है स्वयं क्षेत्र। और राग के जानने रूप परिणमित जो ज्ञान में पड़ता हुआ जो ज्ञान का ही भेद है,
वह है पर क्षेत्र। तो अपने ही, अभी सुबह आएगा ना विषय, कल आएगा, चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण उनमें प्रज्ञा का प्रयोग कैसे होए। ये वाला पॉइंट है। वही पर्याय है, जानने की पर्याय दो नहीं है। उस पर्याय में एकाकार पने को देखना सो आपको देखना है, और उस पर्याय में अनेकाकारपना देखना वह पर को देखना है। ज्ञान में जो भेद पड़ रहा है ना, कैसा भेद पड़ रहा है कि ज्ञान के एकाकारपना नहीं है, उसमें उस ज्ञेय की तरफ से, राग की तरफ से देखा, राग की प्रसिद्धि को प्राप्त ज्ञान को देखा, तो राग की प्रसिद्धि को प्राप्त ज्ञान तो एकाकार नहीं है, वो तो रागाकार है। तो रागाकार ज्ञान पर से लक्ष्य छोड़कर ज्ञानाकार रूप एकाकार स्वरूप जो जानन भाव है उस पर लक्ष्य करे, तो वह राग और ज्ञान के बीच में दुधाकरण, यही दुधाकरण है, यही पृथक्करण है। स्वय क्षेत्र पर क्षेत्र हो गया ना, तो स्वय क्षेत्र की में अस्ति, पर क्षेत्र से नास्ति, यही प्रज्ञा छीणी द्वारा ये बंध और आत्मा के बीच का दुधाकरण है, यही मोक्ष का उपाय है। कल ये प्रकरण जो 294 गाथा है, बहुत गंभीर गाथा है। अभी तो उसका प्रारंभिक भूमिका का भाव खड़ा किया। अब यहाँ से जो प्रश्न खड़ा किया आचार्य अमृतचंद्र देव ने अपना, वही कौन 294 गाथा की टीका, कि चैत्य चेतक भाव की अति निकटता के कारण वहाँ प्रज्ञा के द्वारा कैसे उसमें भेद किया जाए, उसका जो प्रश्न उत्तर और गुरुदेव का खुलासा, यानी सुनने लायक है। जो ना सुनते हों तो जरूर सुनना, ऐसा है वो विषय, बहुत गजब का है। अपने चल गया है, मेरे ख्याल हो गए उसको 6 महीने से ज़्यादा, 6-7 महीने पहले चला है अपने। देखो हाँ एक ही बात है, वेद वेदक और चित्त चेतक, उसमें क्या है, उधर चेतना की तरफ से बात करी तो चित्त चेतक कहा, वेदन की तरफ से बात करो, बाकी कोई फर्क नहीं। हाँ, चैत्य चेतक जो कहा ना, तो रागादि चैत्य है और यह ज्ञान स्वरूप वस्तु चेतक है। वेद्य वेदक कहो तो रागादि वेद्य है और यह ज्ञान स्वरूप वस्तु वेदक है। वो आएगा बहुत उसका स्पष्टीकरण। देखो, पर का क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र नहीं, वह ही कहते हैं। फिर कहा पशु सीदति एव, पशु नाम एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव। सीदति का अर्थ यहाँ किया कि ओले की भांति गल जाता है। अपना ही नाश करता है। ओला गिरता है ना, तो गिरते ही गिरते गल जाता है। गल के ही गिरते हैं। कुछ ऐसे अपन ने देखा होगा, बड़ा गिरा और गिरते गिरते वह छोटा हो गया, गलता हुआ। ओलानी करानी माफक गड़े छे, गलता है। तो जो इसका ज्ञान तो गल गया। क्यों गल गया? अज्ञान के कारण। क्या अज्ञान है कि द्रव्य स्वरूपता वस्तु की मानता नहीं, पर्याय मात्र को वस्तु मानता है। और पर्याय में जो ज्ञेयों की आकृति के अनुरूप परिणमित ज्ञान है, सो उनको ही, जो कि परक्षेत्र है, उसको ही अपना स्वरूप मानता है। इसलिए उसका ज्ञान नाश को प्राप्त होता है। पशु सीदति, ज्ञान मात्र जीव वस्तु है, ऐसा साध नहीं सकता। निश्चय से ऐसा ही है। एव, देखो, पशु सीदति एव, निश्चय से वास्तव में यथार्थतया ऐसा ही है। कैसा है एकांतवादी? अब और स्पष्ट करते हैं। भिन्न क्षेत्र निश्चय बोध नियत व्यापार निष्ठ, कि अपने, फिर कहा भिन्न क्षेत्र का अर्थ करते हैं, अपने चैतन्य प्रदेश से अन्य हैं
जो समस्त द्रव्यों का प्रदेश पुंज अपने चैतन्य प्रदेश से अन्य है। अब जरा नक्शा बनाना यहाँ पर, जो जो चर्चा आ रही है ना, तो जो जो शब्द आते हैं उनको अपन पढ़ेंगे, पढ़ते हुए यहाँ नक्शा बनाना, तो वो बहुत स्पष्ट समझ में आएगा। देखो, अपने चैतन्य प्रदेश, अपना जानने रूपता का एक आकार, वह अपना चैतन्य प्रदेश स्वयं क्षेत्र, उससे अन्य है समस्त द्रव्यों का विस्तार पुंज, प्रदेश पुंज। सब टेबल, कुर्सी, घड़ा, अलमारी, दरवाज़ा, खिड़की, जो कुछ भी है, इन सब का अपना स्वयं का उनका विस्तार है। अब उनके विस्तार की आकृति, रूप, परिणमा है, ऐसा है बोध नियत व्यापार, गे गायक का अवश्य संबंध। अब ये तो गायक भाव है, ये दर्पण है। अब दर्पण का तो स्वभाव ही है कि वह तो झलकन रूप परिणाम से परिणमे। वो दर्पण कहता नहीं पेड़ से कि आओ मैं तुम्हें झलकाऊं, वह तो अपने झलकन भाव से झलकन 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 के सामान्य रूपता से झलक रहा है। पहले पॉइंट ये पकड़ो, सामान्य रूपता से झलकन भाव में परिणमता है। उसमें जो सामने बिंब हैं उनका प्रतिबिंबन हो जाना ऐसा नियत है। ये दर्पणत्व है, ये उसका दर्पण पना ही ऐसा है कि वो दर्पण के सामने जो होए उसको झलकाता हुआ दर्पण पर में ऐसा उनमें बिंब प्रतिबिंब के संबंध रूप निष्ठ है, व्यापार नियत है। ऐसे ही ज्ञान तो खरेखर अपने स्वयं क्षेत्र में एक अखंड आकार चैतन्य प्रदेश मात्र रहा हुआ, उसमें अपने जानन 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 रूपता से परिणमे, ऐसा है इस चैतन्य का स्वभाव। अब अपने स्वभाव से परिणमता हुआ ये स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान भाव, उसमें पर वस्तुओं का जानना, सो वे गे और ये गायक, ऐसा संबंध रूप उनमें ऐसा व्यापार नियत है। नहीं तो फिर जानना कैसा? स्वयं पर प्रकाशकता इसका स्वभाव है। तो इसका स्वभाव पर के कारण पर का प्रकाशने का नहीं, अपने स्वयं के द्रव्य से, अब चारों लगा दो, अपने स्वयं के द्रव्य से, स्वयं क्षेत्र में, स्वयं काल से, स्वयं भाव से, स्वयं पर प्रकाशकता स्वयं स्वयं की सामर्थ्य है और उस स्वयं की सामर्थ्य से परिणमता है स्वयं पर प्रकाशक जानन, स्वयं पर प्रकाशक जानन, स्वयं पर प्रकाशक जानन। ऐसे स्वयं पर प्रकाशक जानन परिणमन में वह सामने रहे या दूर रहे, वो जगत के समस्त गेय पदार्थों को उनके विस्तार रूप से परिणमे, ऐसा गेय गायक संबंध रूप व्यापार नियत है। लेकिन इससे वह परक्षेत्र में अस्थि हो जाए ऐसा नहीं है। लेकिन इसे भ्रांति हो गई अज्ञानी को। क्या भ्रांति हो गई? कि उनकी आकृति रूप परिणमा है, ऐसा है जो बोध्य नियत व्यापार, बोध्य नियत व्यापार, बोध्य शब्द पकड़ना जरा इसमें, बोध माने जानना और बोध्य मानने जानने में आने वाला। बोध्य नियत व्यापार गे गायक का अवश्य संबंध उसमें निष्ठ है। ये अज्ञानी उसमें निष्ठ हो गया। और क्या भ्रांति हो गई
कि एतावन मात्र को जानता है ज्ञान का क्षेत्र, इतने ही मात्र को अपने स्वयं क्षेत्र की अस्थि को भूल गया और जो गेयों की आकृति रूप परिणमित हुआ ज्ञान पर्याय में, इतने ही मात्र को ज्ञान का क्षेत्र मानता है। ऐसा है एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव। ये अर्थ में अपने को वहाँ से ही चलना पड़ेगा, 252 कलश में स्वयं क्षेत्र पर क्षेत्र की परिभाषा से। यदि वहाँ से नहीं चलेंगे तो ये फिर आगे पीछे विरोध कहलाएगा। उधर क्या कहा, यहाँ क्या कहा, तो वो ही एंगल पकड़ना, तब तो कहा उनने 252 कलश में। वो 252 कलश तो खरेखर स्वयद्रव्य की अस्थि का था, पर उसमें चारों भाव उनने, पंडित जी अपने राजमल जी साहिब ने वो चारों भाव स्वय क्षेत्र से अस्थि और स्वय द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से अस्थि, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति, फिर उनके लक्षण बताए, स्वय क्षेत्र का लक्षण, पर क्षेत्र का लक्षण, तो वो लेके चलना पड़ेगा। देखो और क्या कहा, एतावन मात्र को, इतने ही मात्र को जानता है यानी मानता है ज्ञान का क्षेत्र। ऐसा है एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव, सदा अनादिकाल से ऐसा ही है। और अभी वो अनेकांत विद हो जाए, स्यादवाद का रहस्य जान ले, तो ये जो ओले की तरह गल रहा है वह ज्ञान प्रकाशमान हो जाएगा। ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएगा। अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित होगा वो। अब देखो फिर कहा और कैसा है मिथ्या दृष्टि जीव, अभी और बात करते हैं उसकी। अभिता बहि पतंतम पुमांसम पश्यन, अभिता माने मूल से लेकर के पर क्षेत्र रूप परिणमी है, ऐसी जीव वस्तु को मानता है, अनुभवता है, ऐसा है मिथ्या दृष्टि जीव। क्यों? अब फिर पहली पंक्ति पढ़ो कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा है जो वस्तु को पर्याय रूप मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता। अब इधर पढ़ो कि मूल से ही लेकर पर क्षेत्र रूप परिणमी है, वो तो ये जानता है मूल से ही वस्तु पर क्षेत्र रूप परिणमी है। क्यों? कि द्रव्य स्वभाव, जब द्रव्य को मानता नहीं तो उसके स्वभाव को भी नहीं मानता, और पर्याय में जो भेद पड़ते हुए देखता है वो है पर क्षेत्र। तो पर क्षेत्र रूप परिणमा हूँ, वही तो मैं हूँ। ये दर्पण में जो विविध आकृतियां दिख रही हैं, यही तो दर्पण है, लेकिन दर्पण के दर्पणत्व को स्वीकार करता नहीं। ऐसे ज्ञान के ज्ञानत्व और इसके अखंड एकाकार स्वरूप को स्वीकार करता नहीं। तो ये जो पर्याय में विविध रूपता खड़ी हुई, जो पर्याय की विविधाकारपना है, यही है जीव वस्तु का स्वरूप। कब से माना? कि मूल से, सदा माने अनादिकाल से। मूल से माने और कुछ मानता ही नहीं, यही मानता है, ऐसा कहा। मूल से। पर ये हो गया ना, ऐसा है मिथ्या दृष्टि जीव। अब आगे, अब धर्मी की बात कहते हैं। पुनः स्यादवाद वेदी तिष्ठति, वो उसको कहा था पतंतम, इसको कहा तिष्ठति। एकांतवादी जिस प्रमाण से कहता है उस प्रमाण से वस्तु का स्वरूप नहीं है, परंतु स्यादवाद वेदी अर्थात अनेकांतवादी तिष्ठति नाम जिस प्रमाण से मानता है वैसी वस्तु है। वो द्रव्य पर्याय स्वरूप अपने स्वय क्षेत्र अस्थि से रहा हुआ, पर क्षेत्र से नास्ति पने अपने को जानता मानता अनुभवता है, ऐसी है वस्तु। भावार्थ इस प्रकार है
कि वह वस्तु को साध सकता है, बल्कि भावार्थ इस प्रकार है कि वह ये नहीं साध सकता, वो तो साध ही रहा है, उसके तो ज्ञान में सिद्ध है। कैसा है स्यादवादी? स्वय क्षेत्र अस्तितया निरुद्ध रवसः। स्वय क्षेत्र माने, अब स्वय क्षेत्र की परिभाषा देखो, समस्त पर द्रव्य से भिन्न निज स्वरूप चैतन्य प्रदेश। निज स्वरूप चैतन्य प्रदेश, अकेला अपना ज्ञान का परिणाम ऐसा न कहा। स्वय क्षेत्र की व्याख्या में क्या कहा? निज स्वरूप समस्त पर द्रव्य से भिन्न, तो निज स्वरूप चैतन्य प्रदेश, प्रदेश माने क्षेत्र, तो जो निज स्वरूप चैतन्य का क्षेत्र है, इसमें वह अपनी सत्ता मानता है। देखो, तेनी उसकी अस्तितया निरुद्ध रवसा, उसकी सत्ता रूप से परनमा है ज्ञान का सर्वस्व जिसका। स्वय क्षेत्र की परिभाषा आ गई। पर द्रव्य से भिन्न निज स्वरूप चैतन्य प्रदेश। पकड़ में आ रहा है ना क्या हुआ? निज स्वरूप चैतन्य प्रदेश माने क्या? अपने चैतन्य स्वरूप वस्तु का स्वय विस्तार अखंड एक अभेद रूप चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वह एक रूपता अखंड है जो विस्तार की, उसकी सत्ता रूप हूँ मैं, ऐसा परिणमा है ज्ञान का सर्वस्व जिसका। ज्ञान में जिसने सर्वस्व रूप से, कि ज्ञान तो देखो अपने रूप रहा है, लेकिन पर का जानना हो रहा है, तो उतना वह पर का क्षेत्र का भी यहाँ भाव पर परिणमित हुआ है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये दर्पण है, ये दर्पण में जो झलकन झलकन झलकन, ये क्या है? इसका निज स्वरूप झलकन प्रदेश, निज स्वरूप झलकन प्रदेश, इससे सत्ता है दर्पण की। अब ऐसा जिसने सर्वस्व रीति से माना है वो दर्पण को जानता है। जिसने ऐसा माना है कि पेड़ झलकने से दर्पण है, तो फिर किसी समय पेड़ नहीं है। एक बार अपन ने उदाहरण दिया था, एक दर्पण की दुकान पे उसने 1000 रुपये में सौदा कर लिया। सामने खड़ी थी BMW। अब दूसरे दिन गया तो खटारा खड़ी थी। तब वो के ये दर्पण तो मेरे को नहीं चलेगा। ये पर क्षेत्र है। पर्याय मात्र को वस्तु मानता। देखो, तो ये तो स्यादवादी है। ये तो जो निज स्वरूप चैतन्य प्रदेश, उसकी सत्ता रूप से परिणमित हुआ है ज्ञान का सर्वस्व जिसका, ऐसा है स्यादवादी। और कैसा है कि आत्मनिखात बोध्य नियत व्यापार शक्ति भवन। आत्म माने ज्ञान वस्तु में, निखात माने ज्ञेय प्रतिबिंब रूप है, ऐसा है ज्ञेय ज्ञायक रूप अवश्य संबंध, ऐसा जाना है ज्ञान वस्तु का सहज जिसने। अब दर्पण है, तो दर्पण में बिंबों के आकृति रूप प्रतिबिंबन है, ऐसा बिंब प्रतिबिंब रूप संबंध, ऐसी उसका सहज स्वभाव ही है दर्पण का। ऐसा जिसने जाना है वो दर्पण को ज्ञाता है। ये वाली बात यहाँ कही। देखो, ज्ञान वस्तु में निखात, निखात माने उत्कीर्ण, निखात है ना, निखात शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो पंडित जी तो भाव का खींच के करते। निखात शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि जैसे उत्कीर्ण है, तो ज्ञान वस्तु में ज्ञेय प्रतिबिंब रूप है, ऐसा है ज्ञेय ज्ञायक रूप अवश्य संबंध।
क्यों है? अरे ये ज्ञायक स्वयं पर प्रकाशक है, वो किसे ना जाने और वे पर वस्तु हैं सो जानता है, ऐसा है नहीं। तब आगे सहज शब्द का प्रयोग किया, शक्ति लिखा ना, शक्ति का अर्थ करेंगे। ऐसा शक्ति शब्द है, शक्ति का अर्थ जाना है ज्ञान वस्तु का सहज नाम स्वभाव जिसने, इसका स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा भवन नाम होता हुआ ये स्यादवादी ऐसे ज्ञान को सर्वस्व रीति से अपनी आत्म वस्तु को अपने स्व क्षेत्र यानी निज स्वरूप चैतन्य प्रदेश मात्र अस्थि सत्ता वाला मानता हुआ और उसमें जो जानने रूपता से परिणमन है वो गे ज्ञायक संबंध रूप सहज स्वभाव है इसका, ऐसा होता हुआ। कितनी गंभीर टीका है। अपन ऐसे पढ़ो तो कई बार तो एक बार पढ़ो तो ऐसा लगता है कि ये भाषा का भी क्रम जो पांडे जी का आता है ना, तो कई बार ऐसा अटपटा सा लगता है। पहली बार पढ़ो तो ऐसा लगता है कि बड़ी जटिल सी है थोड़ी, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। इसका ये तरीका है कि धीरे धीरे पढ़ो और बार बार पढ़ो तो वह समझ में आता है। कोई सा कलश हो, यही 14 कलश की बात नहीं करते, कोई सा कलश हो, उसमें धीरे धीरे जितना जितना वे कहते जा रहे हैं उतना उतना पढ़ो, यहाँ विजुलाइज करो और एक बार नहीं फिर बार बार पढ़ो, तब समझ में आता है तो गंभीर हो भक्ति का। पूरी हो गई ना। देखो भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान मात्र जीव वस्तु पर क्षेत्र को जानती है, ऐसा सहज है, ऐसा तो सहज है, ऐसा तो स्वभाव है। परंतु अपने प्रदेशों में है, पराये प्रदेशों में नहीं, ऐसा मानता है स्यादवादी जीव, इसलिए वस्तु को साध सकता है, यानी कि अनुभव कर सकता है, करता है ना। इस ज्ञानी जानता, ज्ञानी अपने स्व क्षेत्र अस्थि रूपता से जानता है और अज्ञानी पर क्षेत्र में अपने को गिरा हुआ जानता। इसमें गुरुदेव ने नीचे देखना, अपन वो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आगे का पढ़ने का विचार है। देखो यहाँ लिया ना, मने तो आज एक विचार बीजो आव्यो हतो, मिल गया 226 पेज पे, है ना। हाँ, कि वो नैयायिक इंद्रिय को सन्निकर्ष कहते हैं। हाँ, वे ज्ञान से ज्ञान नहीं मानते, इंद्रियों से ज्ञेयों से ज्ञान मानते। आज सुबह अपन कलश बजा रहे थे ना, बोलता हुआ समय सार में, उसमें भी आया था नैयायिकों का इस कलश के द्वारा निषेध किया, प्रतिषेध किया। पहले ही कलश में उसमें आया था ना, जब अपन ने उसमें सुना था बोलता हुआ समय सार। हाँ, तो नैयायिक का क्या चक्कर है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। तो नैयायिक क्या मानते हैं कि ज्ञान ज्ञान से नहीं होता। हाँ, इंद्रियों के सन्मुख जो वस्तु है, तो जैसे दर्पण में सामने होता है उसका प्रतिबिंब होता है, इतना ऐसे करके ज्ञान को मानते हैं। तो उसकी चर्चा गुरुदेव ने ली। तो इन्होंने, गुरुदेव ने इसमें क्या घटाया है वो बस बताता हूँ मैं, पढ़ेंगे तो अपन बाद में। गुरुदेव ने कहा कि जब इंद्रियों से ज्ञान मानते हो तो इंद्रियां तो पर क्षेत्र हैं, जड़ हैं, तो इनका क्षेत्र जुदा है ना, है, ये तो स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। इंद्रियों का ये सबका क्षेत्र ज्ञान के क्षेत्र से जुदा है ना। तो पर क्षेत्र से तुमने अपने ज्ञान की अस्थि मानी, यदि इंद्रियों से ज्ञान माना। तो ये जो बोल आया है स्व क्षेत्र अस्थि और पर क्षेत्र नास्ति का, इसमें नैयायिकों का जो मानना है उसका यहाँ पर निषेध हो जाता है। वो गुरुदेव ने यहाँ पर बात उठाई है, वो अपन पढ़ेंगे। एक पैराग्राफ यहाँ लिया है
एक पैराग्राफ आगे लिया है। अभी अपन देखना चाहते हैं वो पर क्षेत्र जो समझाया है ना गुरुदेव ने, वो वाला विषय देखो 230 पेज। फिर अपन इसको लेंगे ज़रूर, गुरुदेव ने बहुत अच्छा इसमें आया है। अपन आते हैं 230 पेज पे, क्योंकि जो अपन ने अभी पंडित जी की टीका में से जिस प्रकार अपन ने समझने की कोशिश करी है, वो है अपने किस प्रकार समझ में आया, और उसमें कुछ बाकी है तो वो यहाँ अभी खुलासा होएगा तत्काल। देखो ऊपर की 5 लाइन छोड़ना कि परिणमता है ज्ञान, इसका नाम परक्षेत्र है। ये पंक्ति पढ़ी थी ना अपन ने कि उन गेयों की आकृति के अनुरूप या गेयों की आकृति रूप से परिणमता है ज्ञान, इसका नाम परक्षेत्र है। यही पढ़ा था, है ना? हाँ, अब देखो यहाँ गुरुदेव का अर्थ, यहाँ अभी इसका नाम ही परक्षेत्र गिना। ले किसका नाम परक्षेत्र गिना? कि ज्ञान में पर का जानना होना, इसका नाम ही परक्षेत्र है। आ गई बात वो स्पष्ट जो उसमें ही वो पूरी की पूरी बात इस फ्रेम में घटित हो जाएगी। इतना पॉइंट अपन ने पकड़ा ना इस पूरी फ्रेम में, इसीलिए 252 कलश की बार बार अपन याद करते थे। स्वय क्षेत्र पर क्षेत्र, स्वय क्षेत्र पर क्षेत्र क्या है ना? तो वो इस फ्रेम में चलो इसका अर्थ लेके, तो वो पूरा का पूरा एतावन मात्र इतना ही मानता है अपने ज्ञान का, आत्मा का स्वरूप आया था। अब देखो गुरुदेव ने क्या अर्थ किया, आई अत्यारे एनु नामज पर क्षेत्र गणियो भाई, ज्ञान मां परनु जणावू एनु नामज पर क्षेत्र। ये 14 बोल तो वास्तव में गुरुदेव कहते हैं द्वादशांग का सार है, सार में सार है, माखन में माखन है। इसको ही यहाँ पर्याय को मानता है, ऐसा कहा है। जो कहा था ना, कोई एकांतवादी अज्ञानी ऐसा है कि जो वस्तु को द्रव्य रूप नहीं मानता, मात्र पर्याय रूप मानता है। सो कौन सी पर्याय रूप? कि अपने पर का जानने रूप परिणमित हुआ है जो भाव, तो पर को जानता हुआ जो देखे सो पर क्षेत्र, और अपने को जानता हुआ देखे सो स्वय क्षेत्र। क्यों? अपने को जानता हुआ देखे जाने तो ये अपने सहज स्वभाव को देखता है, और पर को देखता हुआ अपने को देखे, पर को जानता हुआ अपने को देखे, तो ये पर क्षेत्र है। तो इसमें कौन प्रसिद्ध ना हुआ? कि आत्मा प्रसिद्ध नहीं हुआ, इसका चैतन्य स्वभाव प्रसिद्ध नहीं हुआ, इसमें तो ज्ञेय प्रसिद्ध हुआ। तो जिसमें ज्ञेय प्रसिद्ध हुआ वह तुम कैसे? जिसमें तुम प्रसिद्ध हो वो तुम हो। वो ज्ञान कैसे? भाई मैं तो, मेरी प्रसिद्धि न हुई तो वो मेरा ज्ञान स्वरूप सहज स्वाभाविक चैतन्य भगवान स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य स्वरूप, इसकी प्रसिद्धि जिस ज्ञान में नहीं, वो ज्ञान मेरा नहीं, अज्ञान है। हैं? सर्वज्ञ को मैं जानता हूँ। हाँ, तो सर्वज्ञ सर्व को जानते हैं, उसकी स्तुति में आता है सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। तो खरे खर तो वे भोगते तो अपने आनंद को हैं, और ज्ञान और उस आनंद के भोगले में अपने से ही आप में स्वयं प्रसिद्ध है। अपनी सर्वज्ञता, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों को वो वहाँ पर प्रसिद्धि को प्राप्त हैं।
तो वो तो वे उनको जानते हैं, ये तो हमें केवल ज्ञान के स्वरूप की महिमा बताने के लिए लोकालोक का अपेक्षा आलम्बन लेकर बताया है। खरेखर तो वे सर्वज्ञ हैं ही नहीं, आत्मज्ञ हैं। ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में चर्चा आई प्रवचन सार में, आत्मज्ञ हैं। इसीलिए स्तुति में लिखा सकल गे ज्ञायक तदपि, ये तो व्यवहार से कहा, सकल के ज्ञायक तदपि ये कहा व्यवहार से, और निजानंद रसलीन ये इसका निश्चय स्वरूप है, केवली परमात्मा का। हाँ, ये ज्ञान है। देखो कितनी गजब की व्याख्या है। इसको ही यहाँ पर्याय को मानता है, ऐसा कहा है। देखो समझ में आया, इतना ही मैं हूँ, कितना कि पर